जय हिंद। जो लोग यूपी टेट में एसएसटी लिए हैं उनके लिए अब ब्रह्मास्त्र वीडियो आ रहा है। इसी कड़ी में हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो आपके यूपी बोर्ड यानी एससीईआरटी की जो किताब है 6, 7, 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सभी का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट में हम तैयार करके और आपको दे रहे हैं अंतिम रिवीजन के लिए। इस कड़ी में हमने आपको हिस्ट्री दे दिया है 2-3 वीडियो में लगभग। आज कल मैंने एक ज्योग्राफी का वीडियो आपके लिए दिया भूगोल का, उसी कड़ी में भूगोल का आज पार्ट सेकंड है। आज 1 या 2 वीडियो में आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा, फिर पॉलिटी और आपके होम साइंस जो भी है आज से कल तक, परसों तक 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट करके और आपको दे देना है, ताकि आप इसे अंतिम रिवीजन के रूप में 2-3 बार देखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यानी यूपी टेट क्वालिफाई करें। खास करके एसएसटी में आप 55 प्लस नंबर लेके आए। मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आपको वही दिया जा रहा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए सीधे प्रश्नों पे हम चलते हैं। प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले तेल कुआं किस राज्य के डिगबोई क्षेत्र में खोदा गया था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें डिगबोई क्षेत्र का तेल कुआं, तो भारत में सबसे पहले मेरे भाई असम में खोजा गया था। ध्यान रखिएगा, बात है 19वीं सदी की, उसी के लगभग 19वीं सदी के अंत की लगभग बात है, यानी 1889 में। कब मेरे भाई? 1889 में असम के डिगबोई में एशिया और भारत का पहला व्यावसायिक तेल कुआं खोजा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र है, तो इसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र है, जहाँ 1974 में तेल की खोज की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुंबई के तटीय क्षेत्र में स्थित मुंबई हाई किसके उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि मुंबई के तटीय क्षेत्र में जो स्थित है मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र, मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र, वह किसके उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। तो मेरे भाई अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह खनिज तेल यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, देखिए विकल्प बी आपका सही है। अरब सागर में स्थित यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक स्थल है। आपको ध्यान रखना है मुंबई हाई, ठीक है ना, अपतटीय क्षेत्र, मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपके परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मुंबई के पास तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नारौरा किस जनपद में स्थित है। मेरे भाई तो ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं नरौरा की, तो यह आपके बुलंदशहर में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बुलंदशहर गंगा नदी के किनारे नरोरा नामक स्थान है जो उत्तर प्रदेश में है, और यह एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है यहाँ बुलंदशहर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, सोनभद्र की अगर हम बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा, यहाँ ओबरा और अनपरा जैसे बड़े ताप विद्युत केंद्र हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। आपको बताना है। देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। वर्ष 1969 की बात है मेरे भाई। कब? 1969 में अमेरिका के सहयोग से भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन यहाँ शुरू किया गया था, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहते हुए जल की गति से टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाने वाली बिजली को क्या कहा जाता है, बताइए। देखिए कह रहा है कि अगर जल बह रहा है और उसके गति से अगर टरबाइन चलाया जाए और उससे उत्पन्न की जाए बिजली, तो उस बिजली को क्या कहा जाता है। क्या ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो देखिए मेरे भाई, उसको जल विद्युत की कहा जाता है, क्योंकि वह जल से ही उत्पन्न हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सूर्य की किरणों से फोटोवोल्टाइक सेलों द्वारा सीधे बिजली बनाने की तकनीक को क्या कहा जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। अगर वहीं हम बात करें मेरे भाई पवन ऊर्जा की, तो ध्यान रखिए यह तेज हवा की गति ऊर्जा से सॉरी विंडमिल यानी पवन चक्की चलाकर बनाई जाने वाली बिजली होती है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। सौर ऊर्जा की बात करें तो सोलर पैनल में लगे फोटोवोल्टाइक सेल सूरज की रोशनी से फोटॉन को सीधे विद्युत ऊर्जा में यानी डीसी में बदल देता है, ये आपको ध्यान रखना है। भूतापीय ऊर्जा की अगर हम चर्चा करें तो यह पृथ्वी के भीतर की गर्म चट्टान या भाप का उपयोग करके बनाई जाने वाली बिजली होती है। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रामीण क्षेत्र में गोबर, कृषि कचरे और मानव मलमूत्र मलमूत्र के सड़ने से उत्पन्न होने वाली गैस को क्या कहते हैं, और इसका उपयोग खाना पकाने और रोशनी के लिए होता है। देखिए मेरे भाई, जो भी सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम बायोगैस कहते हैं, यानी जिसमें मिश्रित मीथेन होता है। आपको ध्यान रखना है बायोगैस, विकल्प बी सही है। ठीक है ना। अगर बात करें एलपीजी की मेरे भाई, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, जो कच्चे तेल के शोधन से निकलने वाली प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक। वहीं सीएनजी की बात करें तो ध्यान रखिए कंपोस्ट नेचुरल गैस जो होता है, जिसे गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्राकृतिक रूप से जमीनी कुआं से निकालकर भरा जाता है। जो सीएनजी होता है यह सबसे पहले आप जानिए सीएनजी क्या है, तो यह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और यह जो है प्रकृति रूप से जमीन की कुआं से निकालकर भरा जाता है। वहीं हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस की, तो ध्यान रखिए यह भविष्य का एक स्वच्छ ईंधन है, जिसे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस और रासायनिक प्रक्रियाओं से अलग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों और तेज हवा वाले मैदानों में विशाल पंखे लगाकर गतिज ऊर्जा से बिजली बनाना किस ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा यह पवन ऊर्जा के अंतर्गत आता है, अभी आपने पढ़ा, विकल्प ए सही है। आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में तेज हवाओं की निरंतरता के कारण पवन ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता और विकास सबसे अधिक हुआ है। तो यह ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यह तमिलनाडु है, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज थोरियम भारत के किस राज्य के तटीय बालू यानी मोनाजाइट सैंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मेरे भाई इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल में। ध्यान रखिए केरल का जो मालाबार तट है, तो मालाबार तटीय रेत में मोनाजाइट की भारी मात्रा में, जो मोनाजाइट होता है वो भारी मात्रा में पाया जाता है, जो भारत के थोरियम कार्यक्रम का मुख्य आधार है। आपको ध्यान रखना है, तो केरल विकल्प सी सही हो जाएगा मेरे भाई। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ से एक बात आपको समझना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा यहाँ पे है, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। मेरे भाई यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो खरे पानी में जीवित रहते हैं। ये आपको सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा भी है, ये आपको ध्यान रखना है। दो नदियों से यह महत्वपूर्ण नदी डेल्टा बनता है, एक ब्रह्मपुत्रा नदी से और एक गंगा नदी से। मेरे भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि देश में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर, पवन, बायोगैस के विकास और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चार विकल्प आपके सामने है, बताइए सही विकल्प। देखिए मेरे भाई इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 1992 की ये बात है। आपको ध्यान रखना है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, जिसे अब MNRE कहते हैं, ठीक है ना, वह बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषि, पशुपालन या खनन से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके नई और अधिक मूल्यवान वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है, विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा विनिर्माण उद्योग यह एक द्वितीय क्रिया है, ठीक है ना, सेकेंडरी एक्टिविटी है, जहां गन्ने से चीनी या कपास से कपड़ा बनाकर उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, इसे ही द्वितीयक क्रिया कहते हैं। और
इस प्रकार का मतलब पशुपालन या खनन से प्राप्त जो कच्चे माल है उसको मूल्यवान बना देना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। और यह द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम प्राथमिक क्रिया की बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत सीधे प्रकृति से संसाधन निकालना, इसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे खेती करना या मछली पकड़ना, बात समझ में आ रहा है। वहीं आपने सेवा क्षेत्र अगर उसकी बात करें तो यह देखिए प्राथमिक क्षेत्र, यह प्रथम क्रिया हो गया, प्राथमिक प्राइमरी हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, तो मतलब जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, विनिर्माण उद्योग इसको कहते हैं, ठीक है ना। वहीं सेवा क्षेत्र क्या है, तो यह तृतीयक क्रिया है, ठीक है ना, जैसे जिसमें बैंक, बीमा या डॉक्टर जैसी सेवाएं आती हैं, जैसे भौतिक वस्तु नहीं बनती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, परिवहन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की सेवा ही परिवहन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेरे भाई उद्योगों को उनके आकार, पूंजी, निवेश और श्रमिकों की संख्या के आधार पर मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको मेरे भाई 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3, कुटीर, लघु और भारी उद्योग, ठीक है ना। देखिए आर्थिक और व्यवहारिक आधार पर उद्योगों को, जो उद्योग कुटीर है, जो उद्योग है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहले कुटीर यानी घरेलू उद्योग, फिर लघु यानी छोटे पैमाने पर उद्योग, फिर भारी यानी बड़े उद्योग, ठीक है ना। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके कक्षा 8 के किताब से है। कक्षा 8 में जो हमारा भूगोल करके एक किताब है, शायद हमारा भूगोल ही है, वहीं से लिया गया सभी प्रश्न है, कक्षा 8 से। इसके बाद कक्षा 7, फिर कक्षा 6 से हम शुरुआत करेंगे। अभी तो क्लास 8 कर रहे हैं, फिर 7 और फिर 6, सब 1 से 2 वीडियो में आज ही आपको कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। आपका काम है रिवीजन करना, 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करिए मेरे भाई। यह चैप्टर बाई चैप्टर प्रश्न लिया गया है, मतलब एक चैप्टर में पाठ 1 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को फिल्टर कर लिया गया है और फिर आपको ये फिल्टर दिया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्मास्त्र, अंतिम ब्रह्मास्त्र है, चला देना है एग्जाम में जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, मेरे भाई बताइएगा कि बहुत कम पूंजी, स्थानीय कच्चे माल और परिवार के सदस्यों की मदद से घर पर ही चलाए जाने वाले उद्योग, जैसे टोकरी बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, थैला बनाना, ठीक है ना, इस प्रकार की जो उद्योग होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, वह कुटीर उद्योग में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। छोटे स्तर पे जो भी अपने लोगों की मदद से काम की जाए उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है ना। बिना बड़ी बिजली की मशीनों की पारंपरिक कारीगरों द्वारा ये बनाए जाने वाला व्यवसाय होता है। यह पूरी तरीके से घर के अंदर ही होता है कार्यक्रम, मतलब बिजनेस, ठीक है ना। लघु उद्योग किसको कहते हैं, इसमें कुटीर से थोड़ा अधिक पूंजी लगता है और छोटी मशीनों का उपयोग करके कारखानों में बाहरी मजदूरों के साथ होता है, उसे लघु उद्योग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई बताइएगा कि आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किस उद्योग को माना जाता है, क्योंकि अन्य सभी उद्योगों की मशीनें इसी से बनती हैं। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प बताइए। तो देखिए मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सुई से लेके हवाई जहाज तक अन्य कारखानों की मशीनें लोहे से ही बनती है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है, इंडस्ट्री का रीढ़ है लौह इस्पात उद्योग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला आधुनिक लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना, यानी टिस्को, जो TISCO है, उसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा किस वर्ष की गई थी। प्रश्न फिर समझिए, प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला आधुनिक लौह इस्पात कारखाना है ना मेरे भाई, जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, अब आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई
जमशेदजी टाटा द्वारा। ठीक है ना। तो देखिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1907 में। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी, यानी जिसका अब नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया है, वहाँ देश के पहले बड़े आधुनिक इस्पात कारखाने की नींव रखी गई। टिस्को, जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये आपको बताना है। ठीक है ना। कब की गई टिस्को की स्थापना, बताइए टिस्को की स्थापना कब की गई, तो मेरे भाई 1907 में। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइए। भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं और बताना है आपको। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए मेरे भाई, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। क्यों कहा जाता है, तो ये समझिए, गुजरात का यह जो शहर है ना, कपास क्षेत्र के पास होने के कारण, और कपास यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होना, और सूती कपड़ों की सैकड़ों मील होने के कारण, जो सूती वस्त्र के मील हैं, यहाँ बहुत सारे मील हैं सूती वस्त्र के, और जो आसपास का क्षेत्र है वो कपास के लिए बड़ा अच्छा है। इसलिए यही कारण है कि यहाँ कई सूती कपड़ों के मील बैठे हुए हैं, इसलिए यह भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर हम कानपुर की बात करें तो इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख कपड़ा केंद्र है। ठीक है ना। वहीं मुंबई की बात करें तो इसे मेरे भाई सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन पारंपरिक मैनचेस्टर की उपाधि अहमदाबाद को ही मिली है, आपको ध्यान रखना है। वहीं कोयम्बटूर की अगर हम बात करें तो इसे अपने विशाल कपड़ा उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को। ठीक है ना। देश का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न वही है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो मेरे भाई कानपुर, विकल्प सी सही है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे मुख्य रूप से कौन सा उद्योग विकसित हुआ है जो बोरे और रस्सियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो मेरे भाई वह कोई और उद्योग नहीं है, वह जूट उद्योग है। पटसन सही विकल्प है, ध्यान रखिएगा। हुगली नदी के दोनों किनारों पर पानी की बहुत अधिक मात्रा प्रचुरता है, और यही कारण है कि जूट की खेती के कारण भारत का सबसे बड़ा जूट मिल क्षेत्र यहीं स्थित है। वहीं अगर हम बात करें चीनी उद्योग की, तो चीनी उद्योग मुख्य रूप से आप जानते हैं गन्ना उत्पादक से ही होता है, और गन्ना उत्पादक क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चीनी उद्योग का केंद्र माना जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जो जिला है पूरे देश में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अगर हम बात मेरे भाई फिरोजाबाद की करते हैं तो ध्यान रखिएगा, कांच की चूड़ियाँ और कलाकृतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना। वहीं चमड़े के जूते बनाने की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का आगरा और कानपुर जिला पूरे देश में अग्रणी है। वहीं अगर पीतल के बर्तन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला, जिसे ब्रास सिटी भी कहा जाता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है मेरे भाई। वहीं लकड़ी के खिलौने की अगर हम चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी और चित्रकूट जिला लकड़ी खिलौने और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें तो अगले प्रश्न की तरफ। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगर कहा जाता है, जो चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, बताइए। लेदर सिटी किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो देखिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है। अगर मेरठ की हम बात करें तो यह मुख्य रूप से खेल का सामान यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, खेल के लिए और कैंची उद्योग के लिए। जैसे क्रिकेट के लिए बैट वैट यहाँ बनता है, तो मुख्य रूप से इसके लिए प्रसिद्ध है, और कैंची उद्योग के लिए। वहीं कानपुर की बात करें तो मेरे भाई अभी चमड़े का जितना भी सामान है, जैसे जूते, बेल्ट, ये सब यहाँ निर्यात होते हैं कारखानों के कारण, और इसीलिए इसे लेदर सिटी कहा जाता है, और इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। वहीं अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ तालों के लिए अलीगढ़ फेमस है, दुनिया भर में जाना जाता है तालों के लिए। वहीं मुरादाबाद की बात करें तो पीतल के बर्तनों के लिए और नक्काशीदार हस्तशिल्प कला के लिए यह प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन पूरी तरह सरकार के हाथ में होता है, जैसे भिलाई या दुर्गापुर स्टील प्लांट, उन्हें किस क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, ऐसे को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेंगलुरु कर्नाटक को भारत का सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? सवाल ये है मेरे भाई कि जो बेंगलुरु है कर्नाटक में, उसको भारत का सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है, बताइए। तो ध्यान रखिए, ये 4 विकल्प आपके सामने है। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यह देश में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सवाल ये है मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर और भदोही है, मिर्ज़ापुर, भदोही और शाहजहांपुर जिला पूरे देश में किस कुटीर लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात कर रहे हैं मिर्ज़ापुर, भदोही और शाहजहांपुर की, तो यह मेरे भाई आपके विकल्प बी सही हो जाएगा। कालीन बुनाई उद्योग के लिए फेमस है। आपने अगर मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखा होगा, कालीन भैया के नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि कालीन बनता ही है वहाँ। कालीन का बड़ा उद्योग है वहाँ, मिर्ज़ापुर, भदोही क्षेत्र हुआ, शाहजहांपुर हुआ, ये सब कालीन के बड़े औद्योगिक क्षेत्र है मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे के इंजन बनाने का प्रसिद्ध कारखाना बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW, जो पहले DLW के नाम से जाना जाता था, वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपने नाम से ही जान गए होंगे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। अभी इसका नाम है, पहले DLW था, डीजल रेल इंजन कारखाना उसको कहा जाता था, ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ते थे, मैं वहाँ बनारस जब BHU में पढ़ता था, तो हम लोग कई बार वहाँ घूमने जाया करते थे। तो पहले उस वक्त जब मैं पढ़ता था BHU में, तो उसका नाम DLW था, अभी BLW हो गया है, ठीक है ना। नाम बदलने की परंपरा बहुत तेज़ी से चल रही है, ठीक है, नाम बदल दो, सारा काम हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही विकल्प है मेरे भाई, वह है ऑप्शन नंबर बी, बताने की ज़रूरत ही नहीं, वाराणसी सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला सीमेंट कारखाना वर्ष 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था, जो समुद्र की सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास था? आपको ये बताना है। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 में खोला गया। अब वो खोला गया था समुद्र के किनारे, और जो समुद्र में सीपियाँ होती हैं ना, सीपियों से सीमेंट बनाने का वो प्रयास था। अब आपको बताना है वो जगह कौन सा था। तो मेरे भाई चेन्नई, जो मद्रास में है, विकल्प ए सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न की चर्चा करें तो प्रश्न ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय विमानों के निर्माण और रखरखाव के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अमेठी, कानपुर में किस संस्था की इकाइयां कार्यरत हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही विकल्प बताना है मेरे भाई। तो इसका सही विकल्प है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, विकल्प बी सही हो जाता है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी बात करें तो यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें हेलीकॉप्टर, एरोस्पेस, इनके उपकरण का निर्माण किया जाता है, मुख्य रूप से ये संस्था इसके लिए कार्यरत है, ठीक है ना। वहीं भेल की बात करें ना मेरे भाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, तो यह भारी बिजली के उपकरण जैसे टरबाइन, ट्रांसफार्मर वाली ये कंपनी है, जैसे झांसी और जगदीशपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। वही DRDO की बात करें तो यह सैन्य हथियार और मिसाइलों के रिसर्च के लिए जानी जाती है संस्था, ठीक है ना। अच्छा, यह व्यावसायिक नहीं है, ये भारत सरकार का है, ध्यान रखिएगा। वहीं भारतीय इस्पात प्राधिकरण की हम बात करें, सेल की बात करें, तो यह देश में सरकारी स्टील प्लांटों का प्रबंधन करने वाली कंपनी है। ये विमान वगैरह का कार्य नहीं देखता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 93 नंबर का कि भारत में सड़कों को प्रशासनिक और प्रबंधन के आधार पर मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही है, यानी 4 वर्गों में। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे एक है, एक स्टेट हाईवे है, एक डिस्ट्रिक्ट सड़कें हैं, एक ग्रामीण सड़कें हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है कि देश के चारों मुख्य महानगर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले 4 से 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे को क्या कहा जाता है? बताइए। क्या उत्तर दक्षिण गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पूर्व पश्चिम गलियारा, भारतमाला परियोजना? तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, विकल्प बी सही है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना देश के 4 बड़े महानगरों को एक चौकोर आकार में जोड़ती है। अगर वहीं हम बात करें उत्तर दक्षिण गलियारे की मेरे भाई, तो यह एक्सप्रेसवे श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से सीधे जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे सिलचर से यानी सिलचर कहाँ है? असम को पोरबंदर यानी गुजरात से सीधे जोड़ता है। वहीं भारतमाला परियोजना की चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यह पूरे देश के सीमावर्ती तटीय आर्थिक गलियारों के विकास की एक व्यापक राष्ट्रीय सड़क परियोजना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष 1853 में डलहौजी के समय मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसने कुल कितनी दूरी तय की थी? तो मेरे भाई सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 34 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बात है मेरे भाई 16 अप्रैल की। कब की? 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन ने कुल 34 किलोमीटर यानी 21 मील का ऐतिहासिक सफ़र तय किया था। उस समय लॉर्ड डलहौजी थे भारत के गवर्नर जनरल, और भारत में पहली रेलगाड़ी चली 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच। आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि वर्तमान में प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को कुल कितने मंडलों यानी जोन में बांटा गया है? रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है मेरे भाई? तो आपको बताना है। देखिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 19 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है ना। 19 मंडलों में कोलकाता मेट्रो और नवीनतम विशाखापत्तनम यानी दक्षिण तटीय रेलवे को मिलाकर वर्तमान में कुल 19 जोन हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है कि उत्तर पूर्व रेलवे, ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एनईआर का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यानी उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो वह गोरखपुर में स्थित है। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें उत्तर मध्य रेलवे की यानी एनसीआर की, तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। वहीं बात करें मेरे भाई आपके उत्तर रेलवे की और उत्तर पूर्व रेलवे की, तो दोनों का मंडल एक ही जगह है, वो है लखनऊ में। गोरखपुर आप जान ही गए उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। वहीं मेरे भाई वाराणसी भी एक मंडल है, लेकिन यह उत्तर पूर्व रेलवे के अंतर्गत ही आता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि देश का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 NW1 जो भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो मेरे भाई ध्यान रखना है आपको कि यह प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है और यह गंगा नदी पर है। विकल्प बी सही है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। देखिए, प्रयागराज से हल्दिया जो 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर लंबा भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर बना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभालने के लिए भारत के पश्चिम तट पर स्थित कंडाला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो मेरे भाई दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। विकल्प बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है जो लखनऊ में स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र हवाई अड्डा, और वो भी कैसा? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है जो लखनऊ में स्थित है? तो उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई, उसका नाम जो है ना चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विकल्प बी सही है। ध्यान रखिएगा, कौन सा विकल्प सही है? बी सही है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें आपके जो ऑप्शन आपके सामने है, लाल बहादुर शास्त्री
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी बाबतपुर शहर में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें अगर अगले प्रश्न की तरफ, तो प्रश्न ये है मेरे भाई कि जब कोई देश अपनी आवश्यकता की वस्तुएं किसी दूसरे देश से खरीदता है तो इस प्रक्रिया को वाणिज्य और व्यापार की भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए, सही विकल्प बताना है आपको। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी सही होगा, यानी आयात कहते हैं। होता क्या है समझिए इसको। दूसरे देश से अपनी हम जब दूसरे देश से अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तुओं को मंगाते हैं, ठीक है ना, या कोई सेवा लेते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, तो उसे आयात कहते हैं। ठीक है, दूसरे देश से अपनी कोई आवश्यकता की वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना आयात कहलाता है। वहीं निर्यात किसे कहते हैं? तो मेरे भाई, अपने देश में बनी वस्तुओं या सेवाओं को किसी दूसरे देश को बेचना निर्यात कहलाता है। वहीं आंतरिक व्यापार किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाले वस्तुओं का क्रय और विक्रय आंतरिक व्यापार है। लेकिन अगर वस्तु विनिमय की बात करें तो मेरे भाई, मतलब मुद्रा, पैसा नहीं लेना है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का सीधा आदान प्रदान, लेना देना ही वस्तु विनिमय होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि किसी देश की कुल निर्यात मूल्य और कुल आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? बताइए, किसी देश की कुल आयात, ठीक है ना, और किसी देश की कुल निर्यात मूल्य और कुल आयात मूल्य के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो उसको ध्यान से समझिए, उसको व्यापार संतुलन कहा जाता है। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। जब किसी देश के कुल निर्यात मूल्य और कुल आयात मूल्य का जो अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय होता है। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच का जो नकारात्मक अंतर होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। विदेशी मुद्रा की अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंक के पास सुरक्षित रखी गई विदेशी मुद्रा और परिसंपत्तियों का भंडारण ही विदेशी मुद्रा कहलाता है। तो ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा कि भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत डाक विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी जिससे पत्रों को सही स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया? मेरे भाई, आपको ये बताना है जो भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई, जैसे आपके भी शहर का कुछ ना कुछ पिन कोड होगा, ठीक है ना, आप जहाँ हैं वहाँ का कोई ना कोई पिन कोड होगा, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो मेरे भाई, इसकी शुरुआत वर्ष 1972 से होती है। विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। 15 अगस्त 1972 को 6 अंकों वाली पिन कोड प्रणाली लागू की गई थी। आपका भी अगर पिन कोड होगा तो भी 6 अंक का होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पिन कोड कुल कितने अंक का होता है जिसमें पहला अंक राज्य या क्षेत्र को दर्शाता है? तो मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी है, 6 अंक अभी आपने पढ़ा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उपग्रह संचार के अंतर्गत भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित कृत्रिम उपग्रहों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है जो दूरदर्शन, मौसम पूर्वानुमान और टेलीफोन में सहायक है? आपको ये बताना है कि भारत द्वारा जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह की श्रृंखला रखी गई है जो कि दूरदर्शन के लिए है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए है, टेलीफोन वगैरह के लिए है, उनको क्या कहा जाता है? ठीक है ना। तो अब आपको बताना है, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए मेरे भाई, इसको इनसैट कहते हैं। विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार, मौसम और दूरदर्शन प्रसारण में सहायक होता है, ठीक है, इसे इनसैट कहते हैं। वहीं IRS किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह भारत की सुदूर संवेदन उपग्रह श्रृंखला है जो प्राकृतिक संसाधनों की खोज करती है, ठीक है ना। वहीं बात करें PSLV की, तो ध्यान रखिए, यह अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत का एक मुख्य रॉकेट है जिसे प्रक्षेपण यान भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वही PSLV है, ठीक। आर्यभट्ट की अगर हम थोड़ा सा चर्चा आपसे करें तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1975 में मेरे भाई अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट,
ठीक है ना। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह 1975 में छोड़ा गया और जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट। कृत्रिम और प्राकृतिक में अंतर है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम लोग के पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वह है चंद्रमा, ठीक है ना। लेकिन प्राकृतिक जो स्वाभाविक रूप से हो, कृत्रिम जिसे हमने बनाया हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन संचार का साधन नहीं है बल्कि व्यक्तिगत संचार का साधन है, बताइए। तो ध्यान रखिए वह विकल्प डी सही होगा यानी स्मार्टफोन पर व्यक्तिगत वीडियो कॉलिंग जो होता है, ठीक है ना, वो आपका जनसंचार का साधन नहीं है बल्कि व्यक्तिगत संचार का साधन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के लोगों की संख्या, उनकी कुशलता, शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलाकर बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण संसाधन को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई इसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं यानी मानव संसाधन कहते हैं। विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन आप जानते ही हैं, कल हमने पढ़ा था, जैसे जल, वन, खनिज, मिट्टी, वायु, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन जिसने मानव ने बनाया है वो भौतिक संसाधन है। आर्थिक संसाधन धन, पूंजी, कर्ज हुआ, वित्तीय साधन हुआ, ठीक है ना, वो आर्थिक संसाधन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है मेरे भाई कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद होने वाली आधिकारिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस केंद्रीय मंत्रालय को होती है। तो इसका सही जो जवाब है मेरे भाई वह है गृह मंत्रालय। विकल्प बी सही है, ठीक है ना। देखिए जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, इसके अंतर्गत कार्यरत महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय जनगणना कराता है। हाल ही में आप जानते होंगे कि भारत सरकार का जनगणना 2026 और 27 चल रहा है। अभी मकान सूचीकरण हुआ था, हो ही रहा है कुछ जगहों पे, कुछ राज्यों में। इसके बाद 2027 में एक्चुअल जनगणना होगा। आप सब जानते हैं, जैसा कि बीच में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें चर्चा भी हमने किया था कि हाँ जनगणना में अभी व्यस्त होने की वजह से क्लास डिले भी हो रहा था। तो अभी भारत सरकार के जितने कर्मचारी हैं वो सभी जनगणना के कार्य में लगभग व्यस्त हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो देखिए मेरे भाई इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 17.5%, ठीक है ना। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल आबादी का लगभग 17.5% है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनसंख्या के घनत्व से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, बताइए। पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। तो देखिए मेरे भाई इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा विकल्प बी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो रहने वाले लोगों की औसत संख्या होती है उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जो 2011 का जनगणना हुआ उसके अनुसार भारत का औसत जनसंख्या जो घनत्व है वो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, बताइए। तो ध्यान रखिए 382 विकल्प बी सही है मेरे भाई। देखिए भारत का राष्ट्रीय औसत जनसंख्या जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस राज्य का है। 4 ऑप्शन है, बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो मेरे भाई वह राज्य कोई और नहीं बल्कि बिहार है। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ उसके अनुसार 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य बन गया, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 829। देखिए अगर हम बात करें पूरे देश में ना तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में देश में प्रथम स्थान है, लेकिन
जनसंख्या घनत्व में यह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। वहीं केरल की बात करें तो यह 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ध्यान रखिएगा यह आपके देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व के मामले में है, जो 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2011 का जनगणना हुआ, उसके अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाने वाला लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना था। बताइए सेक्स रेशियो कितना था। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, यानी 943। देखिए भारत का वास्तविक जो लिंगानुपात है वो 943 है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2011 के जनगणना में सबसे अधिक लिंगानुपात यानी 1084 और सर्वोच्चम साक्षरता दर यानी 94 के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है, यानी पहले स्थान पे है। तो मेरे भाई आप समझ ही गए होंगे कि वह कौन सा राज्य हो सकता है। तो वह राज्य कोई और नहीं बल्कि केरल है, विकल्प बी सही है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा यहाँ लिंगानुपात 1084 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, रेशियो की, सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। तो केरल में सर्वाधिक है 1084, ठीक है ना, महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो है केरल का। और यहाँ का साक्षरता दर मेरे भाई 94% है, ठीक है ना। तो भाई जहाँ शिक्षा रहेगा वहाँ सेक्स रेशियो अच्छा रहेगा। मान लीजिए जिसके पास शिक्षा ही नहीं है वो क्या करेगा, लड़की के पैदा होने पे भ्रूण हत्या इत्यादि ये सब हो ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि शिक्षा की कमी है। तो यहाँ पे शिक्षा 94% है, इसीलिए सेक्स रेशियो ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है उसे क्या माना जाता है। तो मेरे भाई उसे साक्षर माना जाता है, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहाँ देश की कुल आबादी का लगभग 16.5% हिस्सा निवास करता है। तो बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए इसका जो सही विकल्प है मेरे भाई वह है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी सही है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में मेरे भाई 19.98 करोड़ यानी लगभग 20 करोड़ की आबादी है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां देश की 16.5% आबादी निवास करती है, रहती है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यह जनसंख्या के मामले में देश में चौथा स्थान पर आता है। वहीं बिहार की बात करें तो यह देश में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा 11.5 करोड़ आबादी के साथ यह देश का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बताना है आपको कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो अभी आपने पढ़ा कि इसका सही विकल्प क्या होगा, 16.5%, विकल्प बी सही है। आगे बढ़िए। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो हमने आपके साथ चर्चा किया और हमने आपको बताया कि 829 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है यानी औसत लिंगानुपात कितना है। तो 912 है, विकल्प बी सही है, इस पर भी हमने चर्चा किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल औसत साक्षरता दर कितनी है। बताइए, साक्षरता दर बताना है आपको। तो ध्यान रखिए मेरे भाई 67.7 साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश का, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे साक्षर जिले की तो वह है गौतम बुद्ध नगर मेरे भाई, जहां का 82.1% साक्षरता दर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दर्ज किया गया था। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज किया गया था? तो वह है मेरे भाई प्रयागराज। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा प्रयागराज सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले की बात करें तो लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटे जिले की बात करें तो हापुड़ है। विकल्प बी सही है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर आधारित है जहां राज्य की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या नियोजित है? मेरे भाई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यह सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर है। विकल्प सी सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां लगभग 59% जो है ना आबादी वह आपके कृषि से संबंध है, कृषि से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय कला, शिल्प और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी एक जिला एक उत्पाद ये योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मेरे भाई वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा 24 जनवरी की बात है, 24 जनवरी 2018। ठीक है ना, यूपी दिवस के दिन, यानी 24 जनवरी को हम यूपी दिवस मनाते हैं, इसी दिन एक जिला एक उत्पाद यह योजना शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश कि किस जिले को हम सिंगरौली क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है जो राज्य में कोयला खनन का मुख्य केंद्र है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसे सिंगरौली क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं जो राज्य में कोयला खनन का मुख्य केंद्र है? तो मेरे भाई विकल्प बी सही है, यानी वह सोनभद्र जिला है। सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन और कोयले के खनन का सबसे प्रमुख केंद्र है। अगर हम वहीं ललितपुर की बात करें तो ध्यान रखिएगा यह जिला तांबा, फास्फेट, यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, वहीं हम मिर्ज़ापुर की बात करें तो यहाँ बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कालीन उद्योग के लिए यह जाना जाता है। ठीक है ना, वहीं अगर बांदा की बात करें मेरे भाई तो यहाँ ध्यान रखिएगा सजर पत्थर के लिए और बॉक्साइट के लिए यह प्रसिद्ध है बांदा जिला। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद बांध परियोजना जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानी जाती है किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? मेरे भाई आपको बताना है रिहंद बांध परियोजना जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं, यह आपके जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई रिहंद नदी और सोनभद्र नदी पे है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिए विकल्प बी सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी हथकरघा और सूती वस्त्र उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में किसी कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा उद्योग का माध्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े अगर अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है कि देश में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या और गन्ने के बम्पर उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा हम चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा मेरे भाई यही एक बात और आप ध्यान रखेंगे, धान का कटोरा हम छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। ठीक है ना, भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को मुख्य रूप से चावल वहाँ बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, इसीलिए हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। वहीं अगर हम मसालों के बगीचे की बात करें तो मेरे भाई भारत के दक्षिण में स्थित जो केरल राज्य है ना वहाँ बहुत अनेक प्रकार के और उच्च गुणवत्ता वाले मसाले जो हैं कि होते हैं, इसलिए केरल को हम मसालों का बगीचा कहते हैं। अगर वहीं हम फल उद्यान की बात करें तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाके को हम फलों का उद्यान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगर अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे ताला नगरी के नाम से जानते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, जो एक जिला एक उत्पाद के तहत भी शामिल है? तो मेरे भाई वह जिला है अलीगढ़। विकल्प ए सही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश की किस शहर को ब्रॉस सिटी के नाम से या पीतल नगरी के नाम से हम जानते हैं? तो ध्यान रखिए, वह जिला कोई और नहीं बल्कि मुरादाबाद है। विकल्प बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्यावरण में अचानक होने वाले जो विनाशकारी घटना है जिससे बड़े पैमाने पर धन जन की हानि होती है और मानव समाज में संकट आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो मेरे भाई उसे हम लोग आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे प्राकृतिक घटना क्यों नहीं होगा? तो देखिए, प्राकृतिक घटना कहते हैं जैसे ऋतु में अचानक से परिवर्तन आ जाना, ठीक है ना। जैसे ऋतु परिवर्तन होना यह प्राकृतिक घटना है, जैसे सामान्य बारिश का होना है, जिसमें लोगों का नुकसान नहीं होता है। आपदा जो है ना, पर्यावरण में होने वाली तीव्र विनाशकारी घटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव जनित आपदा का मुख्य उदाहरण है? बताइए, मानव जनित आपदा का इसमें उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान रखिए, सही विकल्प है रासायनिक कारखानों में गैस रिसाव। विकल्प सी सही है। आप सभी को मालूम है भोपाल गैस त्रासदी, आपने सुना भी होगा। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप जानते हैं ना? तो यह जो है ना, ध्यान रखिएगा, यह मानव जनित आपदा है। आप सबको मालूम होगा भोपाल में गैस त्रासदी, गैस लीकेज हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसका रिसाव हुआ था, जिससे काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज भी वहाँ के बच्चे अपंग, मतलब कुछ शारीरिक उस पर दिखता है उनके उस गैस का प्रभाव। कौन सा गैस निकला था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक निकला था। ठीक है ना। आपको ये बताना है ना कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, कमेंट करके आप बताइए। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, क्या किस वर्ष हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है यानी जो क्रस्ट है, उसके भीतर अचानक होने वाली हलचल या कंपन को क्या कहा जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, वो भूकंप है। विकल्प सी सही है। मतलब पृथ्वी के क्रस्ट में जो अचानक हलचल होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और उसको सिस्मोग्राफी से मापते हैं। तो आप सभी जानते हैं सिस्मोग्राफी से हम किसे मापते हैं? भूकंप को। तो ध्यान रखिएगा, सवाल ये भी पूछा जाए भूकंप मापने का यंत्र तो सिस्मोग्राफ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र के भीतर या तटीय भागों में तेज भूकंप आने के कारण उठने वाले विनाशकारी और विशाल समुद्री लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई आप सभी जानते हैं कि उसको किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से जाना जाता है। विकल्प बी सही है। देखिए, चक्रवात की अगर हम बात करें ना, तो यह तीव्र गति या वायुमंडलीय तूफान है जो समुद्र की सतह पर हवा का चक्रवात बनाता है और आंतरिक लहरें नहीं बनाती, मतलब सतह पर हवा का चक्रवात बनता है, पानी के भीतर नहीं। ठीक है ना। ज्वार भाटा आप जानते हैं, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण समुद्र में पानी का नियमित रूप से ऊपर उठना और गिरना ही ज्वार भाटा होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है। हरिकेन जो है यह मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर और कैरेबियाई क्षेत्र में उठने वाला एक अत्यंत तीव्र चक्रवाती तूफान का स्थानीय नाम है हरिकेन। ध्यान रखेंगे। आगे अगर बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, तो देखिए प्रश्न आपका ये है, प्रश्न पढ़िए। देखिए प्रश्न ये है कि किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक वर्षा यानी बारिश न होना या बहुत कम होने के कारण पैदा होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं, जिससे फसलें सूख जाती हैं और जल संकट गहरा जाता है? तो मेरे भाई ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी आपकी किताब से ही प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न ये है कि पर्वतीय या पहाड़ी ढालों पर भारी वर्षा या भूकंप के कारण चट्टानों और मिट्टी का खिसक कर अचानक नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो आपको बताना है इसे क्या कहते हैं। तो मेरे भाई इसको भूस्खलन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137। प्रश्न है कि भारत में आपदाओं से निपटने, राहत कार्य चलाने और नीतियों के निर्माण के लिए गठित शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रधानमंत्री, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो यह देश के संवैधानिक प्रधान है और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र भौगोलिक भाग हर साल मानसून के समय भारी वर्षा के कारण आने वाली विनाशकारी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है? बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? तो मेरे भाई सही विकल्प है पूर्वी उत्तर प्रदेश, और तराई का जो क्षेत्र होता है वह हमेशा बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न है, सजीव जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और उनके आसपास की अजीवित या भौतिक पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जैविक और अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, विकल्प बी सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन और जल वाष्प जैसी गैसों की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के औसतन तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसको वैश्विक तापन कहते हैं यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा कारण नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर कारण की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो जल वाष्प होता है ना मेरे भाई, इस खासकर विकल्प में जल वाष्प जरूर दे देता है फंसने के लिए। कि बच्चा ये सोचता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण तो जल वाष्प हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं मेरे भाई, जल वाष्प भी होता है ग्लोबल वार्मिंग का कारण। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा सूर्य की जब गर्मी रोकी जाती है, सूर्य की गर्मी को रोकने से पृथ्वी का जो औसतन तापमान है वो बढ़ जाता है, जिससे हिम ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। इसी को वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वहीं ओजोन क्षरण की बात हो मेरे भाई, तो वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन गैस का पतला होना, जिससे परावैंगनिक किरणें धरती पर आती है, उसे ओजोन क्षरण कहते हैं। आप सभी जानते हैं समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, परावैंगनिक किरणों को हमारे धरती तक आने पे रोकता है। ओजोन परत उसे अवशोषित कर लेता है। और ओजोन के क्षरण को मापने की जो इकाई है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। ओजोन मापने की इकाई को क्या कहते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने वाली ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो हमने अभी आपको बता दिया कि वह कौन सी परत है मेरे भाई, तो वह है आपके, बताइए, समताप मंडल है, विकल्प बी सही है। ध्यान रखेंगे कौन सा मंडल, समताप मंडल, विकल्प बी सही है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल क्या है, जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश का आना, बादल का होना, बिजली का कड़कना, ये सभी क्षोभ मंडल की घटनाएं हैं। आयन मंडल, तो ध्यान रखिए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूंकि व्याख्या बहुत लंबा हो जा रहा है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन कुछ जो जरूरी है, वैसे मैं इसलिए नहीं बताया ना कि आगे अभी वो प्रश्न आने वाला है, ठीक है ना, तो सब यहीं बता देंगे तो फिर वहाँ आप क्या बताइएगा, क्या पढ़िएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कूलिंग इंजनों से निकलने वाली कौन सी गैस मुख्य रूप से ओजोन परत के नुकसान यानी ओजोन होल के लिए जिम्मेदार मानी जाती है? बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विकल्प ए सही है, CFC। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपी टेट के एग्जाम में। अब आपको बताना है
वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के वर्षा के जल के साथ मिलकर गिरने की क्रिया को क्या कहते हैं, जिससे ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल इत्यादि को नुकसान पहुंच रहा है और उसका रंग सफ़ेद से पीला पड़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरे भाई वह है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। ध्यान रखिएगा, एसिड रेन की अगर हम बात करें मेरे भाई तो ध्यान रखिए, फैक्ट्रियों के धुएं से निकलने वाले जो केमिकल हैं जब बारिश के पानी में मिल जाते हैं तो एक प्रकार का तेजाब बनता है और उस वर्षा के होने से जो सफ़ेद संगमरमर है उसका पीला पड़ने का खतरा बढ़ रहा है, जिससे आपके ताजमहल जैसे उसको नुकसान हो रहा है। इसीलिए आसपास ताजमहल के फैक्ट्रियों का लगाना बंद है। ठीक है ना। सामान्य वर्षा आप सभी जानते हैं, वाष्पीकरण और संघनन से सामान्य वर्षा होती है जिसका पानी शुद्ध होता है। वहीं मानसूनी वर्षा आप जानते हैं ऋतु और मानसून के हवाओं के कारण होता है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर और आयोडाइड का बादलों पर छिड़काव करके मानव द्वारा कराई जाने वाली एक प्रकार की वर्षा होती है। जब हम सिल्वर और आयोडाइड को बादल पे छिड़कते हैं तो सारा आसपास का पानी इकट्ठा होकर के एक बारिश का रूप लेता है, जिसे कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में वर्ष 1973 में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा चलाया गया प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा था? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करिए। कौन सा विकल्प सही होगा?